देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, जो नर्व्स के द्वारा बना वो नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम थोड़ा मतभेद है यहाँ पे अलग अलग विद्वानों का, कि जैसे कि अनंत प्रकाश गुप्ता की जो पुस्तक में हम देखेंगे, वहां पे तीन तरीके का डिवाइड किया गया: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब हम थोड़ा हायर एजुकेशन में जाते हैं, थोड़ा और अच्छे से अध्ययन करते हैं मेडिकल में, तो हम पाते हैं कि नहीं, नर्वस सिस्टम दो ही प्रकार का है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये रहा, ये इसी के अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है। तो कुछ पुस्तक में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अलग से बांट दिया गया, और बाकी जो और दूसरी पुस्तकें उसमें पेरिफेरी के अंतर्गत ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को लिया गया। तो आप याद रखेंगे, पेपर में अगर दो वाला ऑप्शन आएगा तो आप दो को पहले प्रेफरेंस देंगे। अगर ऑप्शन में दो नहीं दिखता है, तो अगर तीन दिखता है तो आप थ्री पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। देखिए नर्वस सिस्टम पहला सीएनएस, इसकी फुल फॉर्म कई बार पेपर में आ चुकी है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, एक तो है ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो है सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। सेंसरी यानी कि जिसके द्वारा हमें सेंस होती है, संवेदनाएं होती है, ठंडा गर्म हमें अनुभव होता है, और हमें फिर वो आगे मैसेज जाता है। और मोटर, मोटर का अर्थ होता है कि एक्शन, इनकी रिवर्स जो एक्शन हुआ है, जैसे कि मुझे मेरे हाथ पे किसी जानवर ने काट लिया, तो मेरे सेंसेस एक्टिव थे, तो वो सेंसेस ने वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया, वो ब्रेन से वो मैसेज आया, और मेरा हाथ, ब्रेन से मैसेज किया कि दर्द हो रहा है, हाथ हट जाए, यहाँ से मेरा हाथ हट जाएगा। तो जो मैसेज लेके गया उसको हम सेंसरी पाथवे कहते हैं, जो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाता है। और जो ब्रेन से रिफ्लेक्ट होकर जो मैसेज आया कि ये ठीक नहीं है, यहाँ से हाथ हटा लो। और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता, हमारा हाथ हट जाता है, जैसे कि हमारे हाथ में फोन है, गिर गया और हमें नहीं पता, हमारा हाथ नीचे से उस फोन को कैच कर लेता है ऑटोमेटिक। तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है। एक तो होता है कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और कि ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे सब अध्ययन करेंगे। तो सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे दोनों समझ आए आपको। सेंसिस जाना, और मोटर जो रिफ्लेक्स में जो एक्शन हो रहा है वो मोटर पाथवे के थ्रू है। अब मोटर पाथवे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं कि एसएनएस, सामान्य लैंग्वेज में एसएनएस एंड एएनएस। एसएन की फुल फॉर्म है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड एएनएस की फुल फॉर्म है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये पेपर में आ चुकी हैं इनकी फुल फॉर्म, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एसएनएस की फुल फॉर्म है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड एएनएस की फुल फॉर्म है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, लेकिन उसमें एसएनएस नहीं पूछा जाता। एसएनएस आया हुआ है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन में सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे क्लिक करेंगे। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री, मैंने आपको वहां पे मस्कुलर सिस्टम में पढ़ाया था। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? ऑलमोस्ट जो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है, जैसे हाथ की, पैर की, मेरे अपने मर्जी की, मन किया मैंने हाथ उठा लिया, नीचे कर लिया, जो मेरी इच्छा से हो रहे हैं, वो वॉलेंट्री है। मतलब कि इसमें जो इच्छाओं से जो चीजें हमारी नर्व्स जो काम करती हैं उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत लेंगे। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप होती हैं, जैसे कि उड़ती हुई मक्खी आई, मेरी आंखों के पास आई, और मैंने मक्खी को देखा भी नहीं, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गई अपने आप। वो ऑटोमेटिक कामें हो रही हैं चीजें, वो अपने आप से ही मैसेज, हमारा ब्रेन एक्टिव है हमें हमारे अपने आप शरीर को बचाने के लिए, जो अपने आप से जो एक्टिविटी होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज मैं दिन में भी आपको पढ़ा रहा था, ध्यान की क्लास जब चल रही थी। कोई बताएगा ध्यान की क्लास में कौन से वाला सिस्टम मैंने बोला था एक्टिव होता है? जल्दी से माइक खोल के बताइए। पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सर। वेरी गुड, पैरासिम्पैथेटिक। बहुत बढ़िया। आज ही पढ़ा था हमने कि ध्यान का अभ्यास करने से हमारी जो हार्ट बीट है और जो बीपी है और जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है मेडिटेशन का अभ्यास करने से। तो उसका अभ्यास करने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है शरीर को रिलैक्स करना, और ठीक इसका उल्टा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये शरीर को ज्यादा, जैसे कि हमने पढ़ा था हाइपरथायराइडिज्म में, वहां पर भी मैंने कहा था कि जैसे सूर्य भेदी की तरह कि पूरी तरीके से शरीर में, जैसे कि इसमें बीपी बढ़ जाना, पल्स रेट बढ़ जाना, चेहरा लाल हो जाना, आंखें फैल जाना, यानी कि जो जो चीजें एक्साइटमेंट वाली हैं वो सारी की सारी चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी, और जो चीजें रिलैक्स वाली हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। एक एक मैं बीमारी से समझा देता हूँ। जैसे कि हाई बीपी है, एसिडिटी हो गई है, उसमें हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि वो एक्टिव ज्यादा हाइपर हो गया पहले से सामान्य से। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे आज समझा रहा था, डिप्रेशन का जो केस हो गया है, लो बीपी वाला जो केस हो गया है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ऐसा होता है। तो इसी आधार पे जब हमें इन चीजों का ज्ञान होगा, हम अपनी एक्सरसाइज को भी साइंटिफिकली तभी हम बता, पहले तो खुद समझे और उसके बाद में उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें, तभी आप अच्छे लेवल की योगा टीचर आप बन पाएंगे। इतना सभी को ये ओवरव्यू समझ आया होगा। यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो अभी एक बार सर माइक खोल के बता दीजिए। पैरासिम्पैथिक का एग्जांपल आपने क्या दिया था? सर थोड़ा सा पैरासिम हमको जैसे कि सुनाइए। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका काम होता है रिलैक्स करना। जैसे कि डिप्रेशन की केस में बहुत ज्यादा ओवर रिलैक्स हो गया है, सारा दिन सोता रहता है आराम से, ठीक है, और लो बीपी हो जाना, बहुत कम बोलना, ये जी सर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस है। और एक्सरसाइज का, जैसे कि चंद्र भेदी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम है बिना होल्डिंग का। होल्डिंग करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाएगा, अगर हम बिना होल्डिंग का करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होएगा। तो इस तरीके से आप हर एक्सरसाइज को इस तरीके से साइंटिफिकली आप लेके चलोगे तो आप बहुत आगे तक आप जा पाओगे, न कि खाली एग्जाम बल्कि अपने लाइफ में भी आपको ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, क्लियर होगा सभी को ये चीजें? आगे बढ़े। जी सर। थैंक यू। भैया हाँ, थोड़ा जी बताएं। सिंथेटिक का एक बार और बता दीजिए। हम बहुत जल्द डिटेल में मैं आगे कराऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं मैं, ठीक है। जी भैया। आगे डिटेल में जी एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, ये ओवरव्यू दिया जी है अभी मैंने। सर जी जी। सर हाँ जी। जी। सर एक बार हाँ सर, ये स्लाइड है ना, इसमें जो आपने पीच कलर से कवर किया है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था ना, तो आपने सेंट्रल वाला पढ़ाया था एक्सियल, तो उसमें आपने स्कल दिखाया था और बॉडी लंबर रीजन तक, तो ये वहां तक जाती है। और जो पेरिफेरल होती है ना, जिसको हमने अपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ा था, ये सारे उधर ब्रेन से निकल के हाथ और पैरों में जाती है। तो ऐसे रिलेट करके भी आप बड़े इजीली जान सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत स्पाइनल अच्छे कॉर्ड से बोल रहे आपने हैं बताया। मैम। अरे कंफ्यूज मत हो, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मैडम का कहना ये है, इन्होंने एक, मैं डायग्राम बना देता हूँ, समझ जाना। आया सर सर आप समझ पहले में आ वाला ये गया। डायग्राम दिखाएंगे ना, तो बच्चे बड़ी इजीली समझ डायग्राम ये जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? ये डायग्राम याद आया सभी को? ठीक है, ये हाथ हो गए। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी स्कल बोन है, स्कल में कितनी होती है? 22 हड्डियां होती है, और जो वर्टिब्रा, यानी कि जो एक एक्सिस पे एक लाइन में जो है, वो जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। और जो इसके साइड में है, जैसे कि हाथ पैरों के है इसमें, लेकिन यहाँ की कमर की साइड वाली भी आ जाएंगी, और ये पैर वाले, याद आया? इसको हमने बोला था अपेंडिकुलर, वहां पर और ये सेंटर चीज जो वाला है वो एक्सियल, पेरिफेरल। सी ब्रेन और स्पाइन। हाँ, सेंट्रल वाला एक्सियल, और जो साइड में जो लटका हुआ था उसको हमने अपेंडिकुलर बोला था, ठीक है। अपेंडिकुलर में आ जाएगा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
और इसके बाद में सेंसरी मोटर, और मोटर में ये दोनों अलग अलग आप लोग, और फिर आगे इसके दो पार्ट हैं, ये आप पढ़ लेंगे। अभी डिटेल में मैं आपको कराऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि सर हम हिंदी पूरे आएगी ना सिस्टम में आगे? यही, हिंदी पूरे आएगी ना सिस्टम में हम सर? यही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कह रहा बढ़े। हूँ सर हिंदी आएगी ना सर आगे? हिंदी कह रहे हो क्या? जी। ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं मेरू सुषुम्ना कहते हैं, मेरू मेरुरज्जु कह लो, सुषुम्ना कह लो। ठीक है। सेंसरी यानी कि संवेदनाएं, मोटर यानी कि प्रेरक, वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री यानी मेरुदंड सर, अनैच्छिक। मेरुदंड। हाँ, मेरुदंड सुषुम्ना भी कहते हैं कई लोग इसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अभी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे इस ब्रेन को, ये पहला वाला पॉइंट ही आज हम कवर कर पाएंगे ऑलमोस्ट। संपैथिक और पैरासिम्पैथिक डिवीजन ये बताइए भैया। सिंपैथेटिक को अनुकंपी कहते हैं हिंदी में, और पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी कहते हैं हिंदी। अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप रिलैक्स हो जाओ, अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको। हम इस पूरे नर्वस सिस्टम में ये चीजें पढ़ेंगे। अब मैं खाली ब्रेन पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, अगले दिन ये चीज पढ़ाऊंगा, एक एक करके पूरा ये कराऊंगा। यानी कि इस पूरे सिस्टम आज हम जो 5-6 दिन में जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, ये चीजें मैं आपको 5-6 दिन में कराऊंगा। पूरे नर्वस सिस्टम में यही चीजें हैं सब। ठीक है। आज हम अब ब्रेन को कवर करेंगे कि ब्रेन में क्या होता है। ब्रेन किसके अंतर्गत आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। समय रहा तो हम स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर लेंगे। तो ब्रेन को अभी मैं स्लाइड दिखा रहा हूं आपको। देखिए, मस्तिष्क से मैंने बताया था कि हमारी किडनी की भी 3 लेयर होती हैं, हमारी हार्ट की भी 3 लेयर होती है, और इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की भी 3 लेयर होती है। आप खाली नेम याद कीजिए, ज्यादा अंदर जाना मत, इससे ज्यादा आएगा नहीं हमारे पेपर में। तो आपको एक सीक्वेंस में आप देख लेंगे, ड्यूरामेटर, ऑर्गोनाइड और पायामेटर, ये 3 लेयर्स के नाम हैं। जैसे कि वहां पे अलग हमने पढ़ा था, और यहाँ पे ड्यूरामेटर, ऑर्गोनाइड और पायामेटर। जो ड्यूरामेटर होती है बाहर की तरफ होती है, आउटर लेयर। देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये बाल हैं सिर के, ये सिर के बाल हैं, क्योंकि खोपड़ी में तो होएगा ना मस्तिष्क हमारा। देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा होना चाहिए, जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। और ये रहा पायामीटर, ड्यूरामीटर, ये रहा ड्यूरामीटर। दिखाई दे रहा है आपको? ये वाली जो लेयर है, देखो जस्ट बोन के जो नीचे है, इसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। इसके नीचे देखो ये रहा आर्कनाइड मैटर, ये आपको जो पिंक इसमें दिखाई दे रहा है इस कलर में, ऑर्गोनाइड मैटर, आप देख लीजिए। और इसके नीचे देखिए आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में देखो ऐसे फैला भी हुआ पूरे इसमें, इसको हम कहते हैं पायामीटर। ठीक है। ये 3 लेयर हो गई है, कि बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको ड्यूरामीटर कहते हैं, आर्कनाइड। और लेयर्स का काम क्या होता है? सुरक्षा देना, ताकि उस अंग को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ये हमारी सुरक्षा करती हैं उस ऑर्गन की। स्कल तो है, लेकिन कई बार स्कल रक्षा नहीं कर पाती, झटके लग जाते हैं एक्सीडेंट के। तो ये चीजें हमें कुछ हद तक हमारी सेफ्टी करती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा गहरे वाला एक्सीडेंट होगा तो फिर ये लेयर भी कुछ नहीं कर पाती बाद में। लेकिन ज्यादातर ये कवर करते हैं। इसकी ट्रिक है डेप्थ, DAP। इस ट्रिक से आप याद कर ले, डी से ड्यूरामीटर, ऑर्गोनाइड एंड पायामीटर। आगे बढ़ते हैं। इनके हिंदी के नाम ब्रेन, बताइए भैया, हिंदी के नाम। यही है हिंदी में भी, ड्यूरा, ऑर्गोनाइड और पाया। हिंदी में भी यही कहते हैं, बाकी ज्यादा एक बार आप पुस्तक देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। बहुत यही है, इंग्लिश हो देख गया लिया, सर। हिंदी में भी यही है, ड्यूरा, ड्यूरा, ऑर्गोनाइड, पाया, सेम नाम है। ठीक है। अब मस्तिष्क क्या होता है कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल यानी कि मेन पार्ट है ब्रेन। और आपको पता है कि मस्तिष्क की वजह से ही पूरा शरीर एक्टिव रहता है। मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, बाकी का शरीर बेकार हो जाएगा। और कोई ऑर्गन खराब हो गया तो काम चल सकता है, लेकिन ब्रेन अगर खराब हो गया तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ब्रेन कहाँ पे रहता है? स्कल बोन यानी कि खोपड़ी में होता है, और नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो वर्टिब्रा के अंदर जो सुषुम्ना है, जो मेरुरज्जु है, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे वर्टिब्रा के अंदर नीचे तक जाएगी ना, कोक्सिक रीजन तक। इसी के अंदर हमारे जो है जो कुंडलिनी शक्ति का विकास यहीं से तो होता है हमारा, इसी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से तो कुंडलिनी शक्ति जाग के ऊपर जाती है।
योग की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो इन अलग अलग पार्ट को जानेंगे तो अलग अलग चक्रों को भी आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और शरीर की सभी एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है कि कहाँ पे क्या चीज होना है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, ये चीज भी ब्रेन का ही काम कर रहा है। ब्रेन का जो टेम्पोरल यहाँ पे एक एरिया होता है, रेंकल्स उसको बोलते हैं, और जो अभी मैं आपको बोलता हूँ मेरा फ्रंटल लोब ज्यादा काम करता है जिसकी वजह से मैं टीचिंग कर पा रहा हूँ। तो ये अलग अलग है, हम इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे कहाँ पे किस समय कौन सा चीज ब्रेन में काम कर रही होती है। अब ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दोनों काम करते हैं। अब कंट्रोल क्या होता है, मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि हाथ उठाना, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, जो मूवमेंट्स हो रही है उनको सारा जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क करता है। फीलिंग्स, अच्छा लगना, बुरा लगना, ठंडा लगना, गर्म लगना, ये जो फीलिंग्स होती है वो भी हमारे मस्तिष्क का ही उनको कंट्रोल करता है। अगर हम मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेंगे तो ही योगी लोग थोड़ा और साधना में और इम्प्रूव हो पाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स पे कंट्रोल पा लेते हैं और ब्रह्मचर्य की स्टेज और आगे बढ़ जाती है उनकी। और उनको ठंडा गर्म हिमालय में बैठे उनको पता नहीं चलता, क्योंकि क्यों क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वो जहां से फीलिंग्स बनती है वो उस चीज को कंट्रोल पा लेते हैं। इसलिए वो बर्फ में बैठे हैं फिर भी उनको पता नहीं चलता। थॉट्स, विचारों पे, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम उत्साह से भरे हुए हैं, हम डिमोटिवेट हो चुके हैं, ये सारा का सारा मस्तिष्क का खेल है। मेमोरी एक्शन, आप लोग कितना याद कर पाते हो, कितना जल्दी से आप चीजें समझ पाते हो, ये भी मस्तिष्क के अंतर्गत ही आएगा। इसको कंट्रोल करने वाला भी मस्तिष्क ही है। वर्किंग, आप कितना ज्यादा काम कर पाते हो, आप 1 घंटे में थक जाते हो, 2 घंटे में थक जाते हो, सारा दिन में भी नहीं थकते। स्पीकिंग, आप कितना अच्छा बोल पाते हो, और भी बहुत तरह के जितने भी कंट्रोल होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारा कंट्रोल जो है ब्रेन के द्वारा होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, इट रिसीव सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। अभी मैंने बताया कि बाहर से कोई चींटा आया, आके मुझे काट गया, मुझे पता भी नहीं चला कि वो चींटा है कैसा, लेकिन मेरा हाथ चला गया और आके मैंने पीछे से कमर से उस चींटे को हटा दिया। लेकिन चींटा मैंने तो देखा नहीं मेरी कमर पे किसने काटा, लेकिन मुझे दर्द का एहसास तो हो गया कि कुछ तो किसी ने तो कुछ काटा है पीछे से, लेकिन मेरा फिर हाथ भी गया और काट हटा भी दिया। तो ये मस्तिष्क का ही काम है कि पीछे कमर से वहां से जो नर्स गई हुई है उनको सेंसरी नर्स कहते हैं, और वो ब्रेन में गई, ब्रेन में जाके बोला, वहां पे मैसेज दिया कि तेरी कमर में कुछ काट रहा है। अब ब्रेन से मैसेज आया उसको तुरंत हटाओ। अब अपने आप फिर हमारा हाथ गया और उस चींटे को हमने हटा दिया। वो जो हटाने वाले जो मैसेज को लेके आई उनको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, कि मोटर नर्स कहते हैं। और जो मैसेज को ब्रेन तक लेके गई, सेंसेस को जो लेके गई, संवेदनाओं को जो लेके गई, उनको सेंसरी नर्व कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये बेसिक चल रहा है बिल्कुल आपका। आगे हम बढ़ते हैं। अब ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं, मेनली ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, और 3 ही होते हैं मेनली, बाकी इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं क्योंकि ज्यादा नहीं लिया है, बाकी जो ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से वो समझ जाएंगे मैंने क्या चीज छोड़ी है, लेकिन ये भी मैंने कुछ ज्यादा ही लिया है। आप लोग इतना याद करें, इतना आप लोगों के लिए काफी है। तो ब्रेन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा मिड ब्रेन, इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तीसरा हिंड ब्रेन, इसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो ब्रेन के 3 भागों में ब्रेन को डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। देखो आपको यहाँ पे भी डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये आपको जो ब्लैक कलर में जो बोल्ड करके दिखाएगा, ये फोर ब्रेन है, सबसे बड़ा भाग होता है ये। देखो लगभग ये 80% जो पार्ट है हमारे खोपड़ी का, ये फोर ब्रेन ही बनाता है। और मिड ब्रेन, ये जो मिड ब्रेन देखो इसकी लाइन है, ये गई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे जो होता है इसको मिड ब्रेन कहते हैं, छोटा सा होता है, बीच में होता है ये। और सबसे नीचे होता है हिंड ब्रेन, इसमें 3 चीजें आती हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। यहाँ से क्वेश्चन, इस बार ये पोन्स आया था एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आया था, शायद पोन्स आया था, मेडुला आया था, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। इन पॉइंट्स को आप याद कर लेना।
ये आया था क्वेश्चन पेपर में कि हमारी जो रिस्पिरेटरी जो रेट है उसको कौन कंट्रोल करता है। पोन्स और मेडुला दोनों ही कंट्रोल करते हैं। तो दोनों जो में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसको क्लिक कर दो। ज्यादा मेडुला करती है। मेडुला ओब्लोगेटा है ये कंप्लीट नाम इसका, ये मेडुला ओब्लोगेटा। तो आप देख लें एक एक करके कि फोर ब्रेन में यानी अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट आते हैं। सेरिबेलम, सेरिबेलम आता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बेसियल गैंग्लिया होना चाहिए। बेसल गैंग्लिया मैं आपको कल क्लिक पूरा कर दूंगा। और ये हिपोकैम्पस होता है और एमेडलॉइड न्यूक्लियस। आपके लिए सबसे जरूरी सेरिबेलम है, बस सेरिब्रल। ये वाला पॉइंट सबसे जरूरी है हमारे पेपर में, बस यहीं से क्वेश्चन आता है सेरिब्रल से। ये रहा सेरिब्रम होगा ये, सॉरी सेरिब्रम, ये वाला जी। पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है। और मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता है यहाँ पे। और हिंड ब्रेन को दो भाग, तीन भाग होते हैं इसके, दो कैसे लिखे हैं, तीन होते हैं। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोगेटा, तीन पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। अक्सर कंफ्यूजन यहाँ पे होती है हमें, ये है सेरिब्रम, ध्यान रखना रम है ये, रम। और यहाँ पे लम, डबल एल है। जो डबल एल वाला सेरिबलम है वो हिंड ब्रेन में आएगा, और जो रम है वो आएगा फोर ब्रेन में। ध्यान रखना इसमें जो कंफ्यूजन होती सेरिबेलम है जो वो छोटा होता है और जो सेरिब्रम है वो बड़ा होता है, ब्रम और है। बेलम। वेरी गुड। और सेरिब्रम जो हमारे मस्तिष्क का दोनों लार्जेस्ट, ऊपर चीजें। लिखा हुआ भी है, सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 80% कवर करता है ब्रेन को। और उसके बाद में सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम, कि ये हिंड ब्रेन में होता है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है ये। हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो अभी। अभी इसको पढ़िए सेरिब्रम को। आप लोगों ने सुना होगा ना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। आज आप इस चीज को समझ लीजिए, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, राइट ब्रेन क्या होता है। ये सेरिब्रम के दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सेरिब्रम अभी हमने पढ़ा ना, जो 80% हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन का पार्ट बनाता है। जो ये जो सेरिब्रम होता है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक एक को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर और दूसरे को तो बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। दिखता है ना कि एक ये वाला जो है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये वाला जो है राइट हेमिस्फीयर है। हमारे ब्रेन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। हम अक्सर बोलते भी है ना कि चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे हमारे राइट ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे हमारे लेफ्ट ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हम अनुलोम विलोम करेंगे तो दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं। इस तरीके से हम जब प्रैक्टिस में हम बोलते भी हैं इस लैंग्वेज को, पड़ता भी है इफेक्ट इसका। ध्यान की अपना ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। जो हमारी जो नोस्ट्रिल है उसका अपोजिट पे जाएगा। अगर राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर्य भेदी हम कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम चंद्र भेदी कर रहे हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से तो उसका राइट ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब राइट और लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है, अब हम ये पढ़ लेते हैं। और एक बार में इन दोनों ब्रेन में से कोई एक ही डोमिनेंट होगा, मतलब कि एक ही कार्य ज्यादा करेगा। और जो लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन को बोलते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रिएटिव, कुछ नया करने का जो जुनून होता है वो राइट ब्रेन जिसका राइट हेमिस्फीयर जब ज्यादा वर्क करता है तो वो ज्यादा क्रिएटिव होती है। और लॉजिकल, जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा कार्य करता है वो लॉजिकल होते हैं। जैसे मेरा खुद का लॉजिकल माइंड ज्यादा चलता है, इसलिए मेरे लॉजिक इतने जबरदस्त लगते हैं तुक्के, और वो तुक्के सही हो जाते हैं। मैं कुछ याद भी नहीं करता, मेरे तुक्के इतने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही, लॉजिक इतना करेक्ट जाता है। लेकिन कुछ मेरा क्रिएटिव बिल्कुल कम है। क्या पता आप लोगों को क्रिएटिव ज्यादा हो। सब लोगों का अपना अपना कार्य होता है। ज्यादातर मैथमेटिक्स वालों का लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करता है। देखो यहाँ पे एक एक चीज लिखा भी हुआ है कि राइट ब्रेन जो फंक्शन है उसमें क्या होता है कि राइट साइड बॉडी को, कि लेफ्ट ब्रेन जो है हमेशा राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, अपोजिट पे कंट्रोल करता है। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करेगा और राइट जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। नंबर स्किल्स को अभी बताया ना मैंने, मैथमेटिक्स का, इन चीजों को वो लोग ज्यादा कैच कर लेंगे जो लॉजिकल माइंड वाले होंगे। मेरी आवाज आ रही है ना, कोई कॉल कर रहा है बार बार, हाँ कोई जी, आ रही बताइए है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके जी। और
जो जी सर, क्रिएटिव आवाज वाला है वो कट 3D रही है, शेप्स बीच में ब्रेक हो बनाता है। रही है सर। सबको ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं, क्लियर है। नहीं भैया। क्लियर आ रही है। ठीक है जी, पहले ठीक है। मैसेज करके पूछ लिया करो। ठीक है। तो ये जो है, आप दोबारा से ध्यान दीजिए, लेफ्ट ब्रेन जो है मैथमेटिक्स वालों का, जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनका ज्यादा एक्टिव होता है लेफ्ट ब्रेन। और जो म्यूजिक होते हैं और जो आर्टिशियन होते हैं, क्राफ्ट वाले, जैसे कि पूजा जी हमारी क्लास में, उनका मैं अनुमानित आधार पे बोल सकता हूँ उनका ये वाला माइंड ज्यादा एक्टिव है, राइट ब्रेन। रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिविटी, एनालिटिकल, लॉजिकल माइंड, रीजनिंग। रीजनिंग कई लोगों को तो बहुत आसान है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है रीजनिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए पहाड़ है। मेरे लिए ये चीजें बड़ी डिफिकल्ट है, ये छोटी छोटी चीजें। गाना नहीं ठीक से गाता, बेसुरा गाता हूँ, ये चीजें मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट है। तो ये यानी कि किसी हर एक पर्सन का कोई एक जो जो साइड है वो ज्यादा प्रधान होती है, ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन हम अपने प्रैक्टिस के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं, और सबसे अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो दोनों के ऊपर वर्क करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अब इसको आप पढ़ लीजिए कि फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी कि जो अग्रवस्थी, ये आगे वाला जो भाग है, इसके काम क्या होते हैं सेरिब्रम के, कि ये हायर फंक्शन यानी कि बहुत महत्वपूर्ण इसके काम होते हैं, जैसे कि टच, विजन यानी कि दिखाई देना। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, आप सेरिब्रम की वजह से ही देख पा रहे हो। आप मुझे सुन पा रहे हो, ये सेरिब्रम का जो एरिया है टेम्पोरल वाला साइड का, वहां वो वर्क कर रहा है, जिससे आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। स्पीच मैं बोल रहा हूँ, मेरा सामने वाला जो फ्रंटल वाला पार्ट है वहां से ज्यादा कार्य किया जा रहा है, तो मैं बोल पा रहा हूँ। नई नई चीजें मैं एग्जाम्पल्स आपको दिया जा रहा हूँ। रीजनिंग है, कुछ रीजनिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या आ गई आपके सामने, उसको सोल्व करना, वो रीजनिंग। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था भैया टेलीग्राम का। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, हर बार आते हैं ये चीजें क्वेश्चन यहाँ से। राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, सेरिब्रम क्या है, और क्वेश्चन क्या है, ये तो आप भी डेली लाइफ में अपनी क्लास में यूज करोगे ना, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा इन चीजों से, जब आप इस लैंग्वेज में बात करोगे अपने स्टूडेंट से, बोलेगा अरे वाह बड़ा अच्छा टीचर है। तो टाइम तो हो गया, तो मेरा मन तो है कुछ मोर पढ़ाऊं आपको, मैसेज करके मुझे बता दीजिए, 15 मिनट और ले लूं मैं आपकी, ये क्लास ओवर करो, मैसेज कीजिए। हेलो सर। ठीक है जी, मैं पढ़ा लेता हूँ 10-15 मिनट और। जी सर, कंटिन्यू कर रही है आप। ओके जी, थैंक यू जी। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके ना 4 भागों में डिवाइड किया जाता है सेरिब्रम को। देखो ये सेरिब्रम आपको दिखाई दे रहा है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया। यानी कि एक को बोला हमने फ्रंटल लोब, ये आपने इसमें भी पढ़ा होगा ना, स्कल बोन को जब हमने पढ़ाया था कि फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, ऊपर 8 हड्डियां होती हैं, पढ़ा होगा, सबको याद होगा। अब मैंने बोला भी था कि ये बेसिक है, स्कलटेल सिस्टम याद हो गया तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब आपको पता होगा फ्रंटल बोन कहाँ होती है, माथे वाली हड्डी को फ्रंटल बोलते हैं, पीछे वाली सिर के पीछे वाली हड्डी को ओसिपिटल बोलते हैं, उसी के नाम से देखो ओसिपिटल लोब। तो बोन याद हो गई तो ये चीज ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। फ्रंटल बोन, पैराइटल यानी कि जो ऊपर है, पैराइटल 2 हड्डियां होती है ना, तो ऊपर है ये पैराइटल लोब। ओसिपिटल लोब पीछे, ओसिपिटल बोन के नीचे जो होता है उसको ओसिपिटल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब जो कान की तरफ होता है, टेम्पोरल लोब साइड में। अब और इसको, ये चारों लोब्स के बीच में 3 विदर होते हैं। विदर यानी कि जैसे कि वहां पे तुमने सूचर्स पढ़ा था कि सूचर्स उन हड्डियों को जोड़ती है, लेकिन अंदर जो इनको एक तरीके से जोड़ने का जो कार्य करती है उनको हम सुलस बोलते हैं, यानी कि इसको विदर या खाच कहते हैं। 3 तरह की होती है, 3 नाम याद कर लेंगे, सेंट्रल सुलस और पैरेटो ओसिपिटल सुलस और लेटरल सुलस। ठीक है, सेंट्रल सुलस, पैरेटो ओसिपिटल सोलस और लेटरल सोलस।
अब इसका एक एक करके आप फंक्शन भी देख सकते हैं, यहीं से इसी डायग्राम से आप पढ़ लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। देखिए फ्रंटल लोब का काम क्या होता है। फ्रंटल लोब बोलते हैं ना कि जिसका माथा बड़ा होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है। अक्सर ये हमारे प्रचलित में भी कहावत है कि माथा बड़ा हो गया बनिए का होएगा माथा बड़ा, बनिए लोगों के बाल उड़ जाते हैं आगे से, बोलते हैं बड़ा दिमाग वाला आदमी है। ऐसा हमारे यहाँ बोलते भी हैं, और ये एक्चुअली फैक्ट भी है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम आगे वाला एरिया ही करता है, इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। इमोशनल, इमोशनल रूप से वो लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिनका फ्रंटल लोब पे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल होता है। रीजनिंग का कार्य, जजमेंट का कार्य, मैथमेटिक्स जो मैंने अभी बोला था वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे जिनका आगे वाला जो ये लोग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, स्पीकिंग मेरी तरह से निडर रहेंगे, कुछ आता आए या ना आए लेकिन डरेंगे नहीं किसी से वो। स्पीकिंग, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी, वॉलेंट्री यानी कि अपनी जो इच्छाओं से जो हम चीजें करते हैं, उठना बैठना एक्सरसाइज करना, इन चीजों को ये कहाँ से इसका पार्ट है, ये फ्रंटल लोब के अंतर्गत आएंगी। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब को पढ़ लीजिए कि नोविंग राइट फ्रॉम लेफ्ट। सेंसेशन मेन ये है कि सेंसेशन, रीडिंग एंड बोर्डिंग ओरिएंटेशन, संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना, पढ़ाई करना, सेंसेशन, और टेम्परेचर भी होना चाहिए, लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा सेंसेशन इसमें दे दिया, ये रहा टेम्परेचर आएगा इसमें, इस पिक्चर में नहीं दिया, यहाँ पे टेम्परेचर भी आएगा। इससे पढ़िए आप, मेरे नोट से पढ़िए कि टच होता है यहाँ पे। टेस्ट यानी कि हमें जो टेस्ट का पता लगता है वो पैराइटल लोब से पता चलता है हमें, और जो हमें टेम्परेचर और जो दबाव जो हमें लगता है, ये अगर हमारा पैराइटल लोब अच्छा काम करेगा तो हम रिलैक्स होके अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं तो बोलते हैं ना कि बड़ा टेंशन हो यार भाई, पेपर आ गए, एग्जाम आ गया जेआरएफ का, टेंशन होगी। जिसका ये लोग अच्छे से काम करेगा वो रिलैक्स करेंगे, मेरी तरह मौज करेंगे वो, और बाकी जिसका नहीं होगा वो जो है वो भी भूल जाएंगे प्रेशर में। ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब यानी कि इसका आप ध्यान रखिए, तो कई बार आ चुका है ओसिपिटल लोब। इसका सिर्फ मेनली विजन का ही होता है कि आंखों से जो जाएंगी पिक्चर्स ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ओसिपिटल लोब में जाती है, और वहां पे जाके हमें दिखता है कि हाँ ये सामने मेरे लैपटॉप रखी हुई है, सामने स्लाइड्स चल रही हैं, मुझे दिखाई, मम्मी दिख रही है, बेटा दिख रहा है, पापा दिख रहे हैं। यानी कि जो दिखने का जो काम है वो ओसिपिटल लोब करता है। ओसिपिटल लोब कहाँ पे, देखो पीछे की तरफ। और आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में, कोई आदमी कोई एक्टर को पीछे से आकर के उसने मारा डंडा घुमा के सिर के पीछे, और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। मूवीज में बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है। क्यों हो जाता है वो बेहोश एकदम से, उसको दिखना बंद हो जाता है, क्यों? देखो उसने पीछे से हिट किया, सिर के पीछे से मारा, और यहाँ पे कौन सा रीजन है ब्रेन का, ओसिपिटल लोब। अब जब जोर से पीछे से मार पड़ी तो उसका क्या हुआ, विजन, इसका काम क्या है, दिखाई देना, वो दिखाई देना बंद हो गया और वो बेहोश हो गया। ये रीजन है कि पीछे से बोलते हैं कि पीछे नहीं मारना चाहिए सिर के, क्यों? नहीं तो बेहोश हो जाएगा, उसके ब्रेन के ऊपर ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जैसे कि साइड में है कान के पास में जो हड्डी होती है को टेम्पोरल बोन बोलते हैं। तो यहीं पे जो ब्रेन का जो अंदर का पार्ट है ये, इसको टेम्पोरल लोब कह देते हैं। अब इसके मेनली 3 काम है। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनाई देना। आप लोग मेरे को सुन रहे हो तो आपका टेम्पोरल लोब काम कर रहा है, हियरिंग यानी कि सुनने से संबंधित। ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री नर्व भी होती है हमारी, क्रेनियल नर्व की पहली नर्व होती है ओल फैक्ट्री। इसका काम होता है स्मेल की, सुगंध। कई जो लड़कियों का ज्यादा ही एक्टिव होता है ओल फैक्ट्री एरिया, मेरा तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी स्मेल आई पता लग जाता है उनको, अरे अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है। तो उन लड़कियों का ज्यादातर ये वाला एरिया बड़ा एक्टिव होता है ओल फैक्ट्री एरिया, दूर से ही पता लगा देंगे क्या सब्जी बनी है पड़ोसी के घर में। तो स्मेल से रिलेटेड जो काम है वो ओल फैक्ट्री एरिया टेम्पोरल लोब के अंतर्गत होता है। और वरिक्स एरिया, ये जो होता है स्टूडेंट्स का, आप लोग अभी सुन पा रहे हो, मेरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो आपका ये वाला एरिया ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको टेम्पोरल लोब कहेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग ये पढ़ लेंगे। अभी समय हमारा 41 हो गया, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग भूल जाओगे फिर।
कोई बात नहीं, आज मेरा क्वेश्चनिंग में टाइम चला गया, लेकिन वो भी जरूरी था आपके लिए। मैंने स्लाइड भेज दी आप लोगों को, आप पीछे से अध्ययन करना, तो कल आपको मेरी क्लास ज्यादा आसानी से समझ आएगी। आज बेसिक था, ये आप पढ़ लेना दोबारा से। अगर ये समझ नहीं आया तो आगे मैं लिख के कह सकता हूँ कुछ समझ नहीं आएगा आपको। और आप योगा टीचर हो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको नर्वस सिस्टम को जानना, क्योंकि हम जितने भी आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन का जितना भी साइंटिफिकली जो कोरिलेशन देते हैं, नर्वस सिस्टम ही देंगे। और एक बार क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि प्राणायाम करने से, इसी बार आया था ये क्वेश्चन, प्राणायाम करने से हमारे कौन से सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। और ऑप्शन में आया था, सीधा लिखा होता, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर प्राणायाम का इफेक्ट पड़ता है। और अभी मैंने बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, क्लियर हुआ होगा सभी लोगों को? कोई डाउट हो तो बताइए। सर जैसे आप इंग्लिश में बोले सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये सर ये नया अनुकंपी, लग रहा है। परानुकंपी। हिंदी में सिंपैथेटिक को अनुकंपी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, जी सर, परानुकंपी सर पता था मेरे को, पर ये सिंपैथेटिक आया तो समझ में नहीं आया ये क्या है। अभी इंग्लिश समझ आ गया ना? वो सब पता है सर, वो थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप लोग मन से निकाल दीजिए, भैया मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि इसकी जो चीजें है ना, इंग्लिश में आसान है, हिंदी की बड़ी डिफिकल्ट है। तो आप कोशिश करो, भागो मत इंग्लिश से। मैंने कैच कर लिया, नहीं आप नहीं क्यों नहीं कर नहीं सकते? भागते, नहीं भागते सर, मैं तो बायो से था ही नहीं। हाँ, भागो मत है। वेरी गुड, ऐसे याद किया करो आप। ठीक है, मैं और उसको किसी को कोई समझता हूँ डाउट हो तो कि बताओ, फिर मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। 5-10 मिनट और क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर क्लास ओवर करते हैं हम आज की। ठीक है, मुझे मैसेज करके बताएंगे कि नर्वस सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। मैसेज करेंगे। वेरी गुड। और हाँ, मयंक जी आप ही माइक खोल के मुझे बताओ। जी सर, 2 भागों में। कौन कौन सा 2 भाग हैं? पहला सर दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पहला है ये ना तो उसमें आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है सर, 2। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरा। पैरा क्या पेरिफेरल बोला नर्वस आपने? सिस्टम, फिर से क्या बोला पेरिफेरल आपने? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे मैसेज करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। मैसेज करेंगे और मुझे पूजा जहाज जी बताएंगी। पूजा जहाज जी, आज तो आप क्लास में थी, आज गलत नहीं होना चाहिए। यस सर। सर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत बढ़िया, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है, बहुत बढ़िया। अब आगे मुझे अब बताएंगे, मुझे पुष्पा जी मुझे बताएंगी कि पीएनएस की फुल फॉर्म क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सर इसकी फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे भावना चौधरी जी मुझे बताएंगी कि मोटर पाथवे के अंतर्गत क्या क्या आता है। मोटर पाथवे के अंदर आता है वो एसएनएस और एएनएस, सोमैटिक फुल नर्वस फॉर्म सिस्टम बताइए, और एसएनएस, एएनएस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे चितरंजन साहू जी मुझे बताएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत रिलैक्सेशन वाले जो पार्ट आते हैं वो आते हैं सर, जैसे कि बीपी कम होना, ऐसा टाइप का हो गया। और सिंपैथेटिक के अंतर्गत सर ये हमारे एक्सरसाइज वाले टाइप के संबंधित आएंगे, हमारे ठीक है, मूवमेंट ठीक, वाले। आप सिर्फ नाम बताइए। सिंपैथेटिक हो गया, और दूसरा नाम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क की कितनी परतें होती हैं, लेयर्स कितनी होती हैं?
मुझे यमुना जी आप बताएंगे। आज आप क्लास में थी, गलत नहीं होना चाहिए, चाहे देख के बताओ लेकिन बताओ। सर 3 होती है पर याद नहीं आ रहा, बोल नहीं पाऊंगी, मतलब लिख ही नहीं कोई सकती, बात नहीं नहीं, जरूरी। आप पहला वर्ड बता दीजिए। पहला वर्ड क्या था? ए था, बी था, सी था, डी था, क्या था? डूरा, डूरा कुछ था क्या? डूरा उत्तर है मैटर। आपको याद? वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक। और आगे क्या और है? एक डूरा मैटर और एक कुछ और था सर, एरा ऐसे कुछ था क्या? एराडोर। बिल्कुल ठीक है, एरा इतना आ जाएगा, पेपर में चल जाएगा। एरा याद हो गया ना हाँ। आपको? बहुत है। और आगे और क्या है? पाईमेटर ऐसा कुछ है क्या सर? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। जी। यमुना जी आपको याद हो तो रहे हैं, आप अपने आप को उतना कमजोर क्यों समझते हो? जी कितना अच्छा सर। बताया आपने अभी। आज तो सर अच्छा मतलब समझ आया, ब्रेन का थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से पहले देखा था तो थोड़ा समझ आया है, पर बीच का ना मतलब मैं कुछ नहीं समझ आया है। अपने आप को कमजोर मत समझो, सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? जी जी। परफेक्ट जी कोई सर। नहीं होता थैंक यू पूर्ण, सर। ठीक है? ओके सर। आगे हम ठीक। बढ़ते हैं। अब मुझे बताएंगे हमारे ब्रेन की ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मुझे राधिका जी बताएंगी। मैं जान के उन लोगों को चुन रहा हूं जिनका मैथ ये बैकग्राउंड नहीं है। राधिका सर जी आपका बैकग्राउंड नहीं है, बताओ। हाँ, 3 भागों में सर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। वेरी गुड राधिका जी। फोर ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या आता है राधिका जी? फोर ब्रेन में सेरेब्रम, ऑक्सीपिटल और पेराइटल और अच्छा जी, टेम्पोरल। ठीक है ठीक है, वो सेरेब्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आपने इतना अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे, पूनम जी मुझे बताएंगी कि हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आएंगे। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स, ये इस बार पेपर में आया था ये चीज। हाँ सर, इसमें पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे अ, धर्मिष्ठा जी बताएंगे। मुझे ये बताना धर्मिष्ठा जी, सेरिब्रम, या फिर ये बताओ मुझे हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम सर, वेरी गुड, फोर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में होता है ये। हाँ। और अब मुझे ये बताएंगे, आप इससे क्वेश्चन है मेरा, ये तो हो गया सबसे बड़ा, इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मिड मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन। उसके मैं ऑर्गन का नाम पूछ रहा हूँ, पॉइंट पर्टिकुलर। सेरिब्रम। वेरी गुड, सेरिबेलम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे बताएंगे प्रेरणा जी, आप भी नहीं हो बैकग्राउंड आपका, आप मुझे बताओ राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में आज आपने क्या सीखा, क्या होता है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन? भैया, जो माइंड है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। जो राइट वाला माइंड है वो लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाला माइंड है वो राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। अभी ठीक तक है। नहीं याद है भैया। अच्छा ठीक है, आपने योग वाला बता दीजिए, चंद्र वेदी और सूर्य वेदी। अब इसका बताइए कौन सा ब्रेन पे कंट्रोल किसका होता है, बताओ। मतलब भैया, मैं चंद्र वेदी प्राणायाम कर रहा हूं तो मेरा कौन से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? राइट वाले पे। वेरी गुड। और सूर्य वेदी से? लेफ्ट वाले पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे अंकित बडराई जी, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है तो आपसे ही मेरा जी क्वेश्चन भैया। है। आप मुझे जी भैया। बताएंगे कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है, कौन सा लॉजिकल है, कौन सा क्रिएटिव है? राइट लेफ्ट ब्रेन थोड़ा तेज होता है, मतलब राइट ब्रेन थोड़ा कमजोर होता है। नहीं, थोड़ा और अच्छे से आंसर करो, थोड़ा वर्ड्स आप बनाने पा रहे हो, वर्ड्स में बताओ। कैसे बनाऊंगे यार, थोड़ा सा खुद पढ़ूंगी तब बन चलो पाएगा। आप ये यहाँ से बनाओ, मैथमेटिक्स और क्रिएटिव आर्ट्स। अब ये बताओ मैथमेटिक्स किस में आएगा और आर्ट किस में आएगी, यहीं से आंसर दे दो आप। मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड होगा। कौन और सा ब्रेन में आएगा आर्ट, मैथमेटिक्स वाली चीजें? मैथमेटिक वाले लेफ्ट में और वो राइट में। आ तो रहा है आपको समझ, आप ये क्यों समझते हो आपको आता नहीं? देखो कितना अच्छा बोला आपने, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला, अब थोड़ा और एडवांस बोल दो, इसको हम लॉजिकल कहते हैं।
है ना? जी भैया। मैथमेटिक्स में लॉजिकल चीजें होती है ना, जी भैया। सूर्यकांत सर ने सिखाए होंगे लॉजिक्स लगाने आपको, तो वो लॉजिकल है, वो लेफ्ट ब्रेन काम करता है, ठीक है। और जो जी दूसरा है क्रिएटिव का एग्जांपल आप बताओगे, राइट ब्रेन का क्रिएटिव का कोई एग्जांपल दो, क्रिएटिव एक्टिविटी क्या होती है? क्रिएटिव। जो अक्सर लड़कियों में सबसे ज्यादा होती है ये चीजें, हाँ क्योंकि घर में जी। कबाड़ का भी कुछ ना कुछ बना देती है लड़कियां। क्या बोलते हैं उसको हम? क्या कला, बनाने को तो कला कला, बोलते हैं कला उसको, का। कला। हाँ कला, क्राफ्ट। कला होती है ना लड़कियों में, ये चीजें ज्यादा जी नेचुरल भैया। होती है। जी वेरी भैया। गुड, बहुत बढ़िया, आपको आ रहा है समझ में, आप अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू भैया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे, और कौन रह गया, रश्मि शर्मा जी, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है। आप मुझे बताएंगे सेरिब्रम को कितने लोब में डिवाइड किया गया? 4 लोब में किया हुआ है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और एक था फ्रंटल टेम्पोरल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और कौशल जी, आप मुझे बताएंगे फ्रंटल लोब के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? अब वो मैं लिख नहीं पाया। अच्छा, मैंने एक बनिए का भी उदाहरण दिया था, उससे दिमाग लगा के बता दो। किसका? बनिए का मैंने उदाहरण दिया था, बनियों में ज्यादा होता है, बताओ क्या हो सकता है वो? शांति रह के जो है वो कोई भी गंजे को भी कंगा बेच दे, इस तरह का। वेरी गुड, मतलब कि उनके अंदर दिमाग ज्यादा होता है। अब दिमाग से आप लगाओ कि बुद्धि ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से अपने तरीके से इन चीजों को याद करो, डायरेक्ट मेडिकल लैंग्वेज याद नहीं होएगी, अपने एग्जाम्पल से याद करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी ये चीजें, ठीक है। बहुत बढ़िया बोला आपने। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, पैराइटल लोब के अंतर्गत कौन क्या क्या, कमल कमल जी, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, कमल जी मुझे बताएंगे कि पैराइटल लोब के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी? उसमें पेन, टच, सेंटर और टेस्ट, वेरी गुड, टेम्परेचर एंड बहुत प्रेशर। बढ़िया, कि टच होना, टेस्ट होना और टेम्परेचर या प्रेशर, ये चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। अब मुझे अगला बताएंगे मुनेंद्र साहू जी, आप मुझे बताएंगे ओसिपिटल लोब के अंतर्गत क्या आता है, और मैंने एक एग्जांपल दिया था मूवी का, वो क्या था बताओ? सर ये इससे आँखों से मतलब दिखाई देता है, देखना, दिखना। हाँ, वेरी गुड, और मैंने एग्जांपल क्या दिया था मूवी वाला? एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है सर। पीछे मारेंगे पुष्पा जी तो बताएं वो गिर एग्जाम, जाता है। मयंक जी बोलो। वो सर पीछे फिल्मों में जैसे बताया था मारते जैसे हैं किसी डंडे हीरो के से, मूवी में पीठ पे मारना पीछे से। मारे तो पीछे से मार। पीछे से बेहोश हो जब कोई जाता है। मारता है तो आदमी जल्दी बेहोश हो जाता है ना, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ओसिपिटल लोब के इफेक्ट पड़ा, और ओसिपिटल लोब का काम होता है चीजें दिखाई देना, वो दिखनी बंद होगी तो बेहोश हो जाता है वो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल से याद करना है आपको, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे देसी भाषा में याद की जाती हैं चीजें, अपने नेचुरल लैंग्वेज में आप याद करो, आप भूलोगे नहीं लाइफ में कभी भी। अब मुझे बताना है, आप बताओगे मुझे, सुनीता कोसवान जी, आप भी बहुत घबराते हो बोलने से, आज मैं फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताओ टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है? कोई बात नहीं, जी सर। जी सर। और मैं बताइए। बताऊं? रुको रुको, सुनीता जी को बोलने दो, ये बहुत कम बोलती है कक्षा में, बताइए सुनीता जी। नहीं सर, बोलती तो हूँ बट सर एनाटोमी कम समझ आता है सर, और कई दिनों से क्लास भी नहीं लग रही है, आज आज ही मैंने लगा रही जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज हाँ अभी, जी, हाँ जी। सभी मैंने एक एक को सिलेक्ट करके पूछा था, वो उनका किसी का बैकग्राउंड नहीं था बायोलॉजी का। हाँ जी सर। बताओ, बायोलॉजी वाले तो ईमानदारी से बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, और उनको मैं थैंक यू कहता हूँ कि आराम से कम सुन रहे हैं। जी सर। आप बताओ। हाँ, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेम्पोरल लोब के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, उसके अंदर काम क्या क्या आएगा उसमें? सर नहीं पता। एग्जाम्पल मेरा याद है स्टूडेंट वाला, आप स्टूडेंट हो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, आपका फोन आ गया, फोन कहाँ पे टच होगा? टेम्पोरल पे टच होगा, और फोन में काम क्या होता है? सुनना,
ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करो कि जो सुनने का काम है, अंडरस्टैंडिंग का जो काम है, वो यहाँ पे टच हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब है। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, इतना आज कंप्लीट हो गया। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने कोशिश किया कि सरल से सरल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप